क्या आपका मकसद आरएसएस और बीजेपी को मदद करना है, उसके लिए आप केसेस डाल रहे हैं? ऐसे लोगों को कॉर्नर ज़रूर करना चाहिए जो हर बात पे सुप्रीम कोर्ट कूद के चले जाते हैं, वो नुकसान करते हैं, हर बार तमाचा खा के वापस आते हैं। चंदा जस्टिफाई करना एक रीज़न है और आरएसएस और बीजेपी के ये एजेंट्स हैं ये दूसरा रीज़न है। तो इनके तो दोनों हाथों में लड्डू आ जाते हैं। हमारे कायद जो लीडर्स हैं, हमारी तंजीमें हैं, उनको उन्होंने हाईजैक कर रखा है और वो उनके इशारे पे ही आरएसएस और बीजेपी के काम करते हैं। जो वीकर सेक्शन है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के चैंपियन बन गए, बिना मतलब हर केस हारने के बाद भी चैंपियन बन जाते हैं। मोटी मोटी फीसें भी मिल जाती हैं उन्हें, राज्यसभा भी मिल जाती है क्योंकि वो मुसलमानों का फेस है। बाबरी मस्जिद में आपने क्रॉस एग्जामिनेशन नीचे से ठीक नहीं किया, आप सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को कर रहे हो, लेकिन आप भी तो तश्तरी में सजा के देते हो ना हारने के लिए केसेस। इतना ही तो फ़ायदा उठाते हैं। कौन से हमारे मौलानाओं ने अडानी की तरह कौन सा रिचेस्ट आदमी बन गया, एक छोटी सी कोई पेट्रोल पंप, कोई किसी का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। यही तो इनकी, क्या बोलूँ, किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ। हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी को जिस तरह से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उसको सरेंडर करना पड़ेगा, मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी और उसके बाद सरेंडर की बात कही गई थी। उससे एक दिन पहले यानी 2 तारीख को कल सरेंडर करना था वसीम रिजवी को, और 1 तारीख को वसीम रिजवी का एक वीडियो आता है और ठीक 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक लखनऊ की एक मुस्लिम तंजीम, शिया तंजीम है, उसके ज़रिए एक और पिटीशन डाली जाती है और उसमें वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग की जाती है। हालांकि पहले ही वसीम रिजवी गिरफ्तार था और एंट्रीम बेल पर आया था कुछ दिनों के लिए मेडिकल ग्राउंड पर, और 2 तारीख को फिर सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक ऑर्डर कर चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद ये तंजीम सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, बिना तैयारी के एक बड़े वकील को किया जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का फैसला लेती है उसके बाद अचानक मीडिया में ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं कि वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही, तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद ये खबर आती है कि उसने उत्तराखंड में सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जिस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो उत्तराखंड का ही मामला है और पिटिशनर जो है वो उत्तराखंड के ही हैं। वकील उसमें महमूद पराचा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूरे इस मामले पर बात करेंगे कि किस तरह से इस तरह के केसेस में, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पूरा खेल किया जाता है और अब इस पूरे मामले का क्या स्टेटस है वसीम रिजवी वाले मामले का, ख़ास तौर से जो उसने एक किताब लिखी है कुरान को कुछ आयतों को लेकर, उस पर किस तरह का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, कल जिस तरह से खबर आई अचानक कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है वसीम रिजवी को, यति नरसिंह आनंद को भी राहत मिल गई है और उसको तमाम मीडिया ने उसको चलाया, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि अब शायद वो जेल ना जाए। लेकिन 1 घंटे बाद ये खबर आई कि उसने सरेंडर कर दिया। आपकी जो एक पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर से ऑर्डर दिया गया था उसे सरेंडर करने का, और ये बात उसने अपनी वीडियो में भी कही कि थी कि मैं कल सरेंडर करने वाला हूँ। देखिए, कोई तंजीम या कोई कायद लीडर अगर ये कहता है कि हम सीधा कूद कर ज़मीन से तीसरी मंजिल पे जाएंगे, सीढ़ियों से चढ़ के पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल नहीं जाएंगे, तो उसको आप क्या कहोगे? या तो बेवकूफ़ कहोगे या ऐसा आदमी कहोगे जो आपको गलत राह पे ले जाना चाहता है या गुमराह करना चाहता है। एक ज़बरदस्त ट्रेंड है और ये मनुवादी और आरएसएस और बीजेपी के लोगों की एक साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को उन्होंने हाईजैक कर रखा है। हमारे कायद जो लीडर्स हैं, हमारी तंजीमें हैं, उनको उन्होंने हाईजैक कर रखा है और वो उनके इशारे पे ही आरएसएस और बीजेपी के काम करते हैं और जानबूझ के इस तरह से काम करते हैं कि इतना नुकसान हो जाए कि कोई ठीक करना चाहे तो भी ठीक ना कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने का, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, सीधे जाने का मकसद सिवाय और सिवाय अपने चोट लगाने का और अपने जो एक लेजिटिमेट या एक सही आपकी जो मांग है, डिमांड है, इशू है, उसको कुचलने के लिए सबसे बड़ा रिस्क अगर कोई होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। लेकिन हमारी बहुत सारी तंजीमें हर इशू पे, मदरसे का इशू हो, कॉमन सिविल कोड का इशू हो, कोई भी ट्रिपल तलाक का इशू हो, नीचे से ना हिजाब का इशू हो, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। पहला कि
एक तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, ये जो क्रिमिनल मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको, और जो दूसरी जेन्युइन मीडिया है वो चलाने के लिए एकदम चल जाती है और वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है और तंजीम का नाम एक दिन 1, 2, 3 दिन के लिए बड़ा हाईलाइट हो जाता है कि ये तंजीम कितना ज़्यादा अपने समाज के लिए काम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी तंजीमों का, मुस्लिम तंजीमों का नाम हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर लिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, बड़े वकील एंगेज करने पड़ेंगे, तो करोड़ों रुपए का चंदा भी इकट्ठा हो जाता है। इस केसेस में मेरे ख्याल से 100 आउट ऑफ 100 जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम्स के केसेस में और महिलाओं के केसेस में 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो 90% आउट ऑफ 100 हमेशा हार मिली है। लेकिन फिर भी वो बात दोहराई जाती है बार 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 बार। तो ये जो पिटीशन लगाई गई, ये एक तरह से अगर मैं अपनी नज़र से देखूं तो वसीम रिजवी को जो कानून की प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से एक जो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश हो रही थी कि वो जेल में रहे और लंबे टाइम तक रहे, क्योंकि उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं इस तरह के, तो उसको मदद करने के लिए, और मदद हुई भी उसकी, तो हमने 29 तारीख को एक तवील लिटिगेशन के बाद जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू हुई, वसीम रिजवी, सॉरी मैं नाम नहीं लेता उनका, तो उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़मानत खारिज कराई गई, हाई कोर्ट पहुँचे वो, हाई कोर्ट से खारिज कराई गई, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, वहाँ भी उनकी बेल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे 3 महीने की मोहलत मांगी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मुझे ये फला बीमारियाँ हैं, उसके लिए मुझे 3 महीने की मोहलत दी जाए। कोर्ट ने बहुत ही सख्त कंडीशंस लगाई उन पे कि आप मीडिया में नहीं जाओगे, आप इस तरह की बदतमीज़ी कोई दोबारा नहीं करोगे, और फिर आपने देखा वो 3 महीने तक एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए। तो यही हमारा कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था और भारत के संविधान में लोगों का विश्वास भी बन रहा था कि संविधान और कानून के हिसाब से ऐसे जो बदबख्त लोग हैं उनको कितनी अच्छी सज़ा मिल सकती। तो अब भी फिर कोर्ट के सामने उन्होंने बड़े से बड़े वकील पेश किए, इस डेट पे भी सीनियर एडवोकेट्स पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये तो इस केस में तो सज़ा ही कितने की है, 3 साल की सज़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा है, तो इनको तो अब वैसे ही बेल मिल जानी चाहिए, रेगुलर बेल। फिर भी कोर्ट हमारी बातों से कन्विंस हुई और उनको बेल, उनको वापस सरेंडर करने के लिए कहा, सरेंडर करोगे उसके बाद हम तुम्हारी बेल कंसिडर करेंगे। तो ये जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा धक्का जो हम लोगों को लगा है वो इस पिटीशन से लगा है, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। और इसमें जो कुरान शरीफ के बारे में भी उन्होंने लिखा था, उसमें भी उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिल गई, और जो दूसरे लोगों ने केसेस डाल रखे थे कुरान शरीफ की बेहुरमती करने के लिए, रसूलुल्लाह के बारे में अनाप शनाप बकवास करने के लिए, उन केसेस को भी नुकसान होगा, और जो ये गलीस आदमी है जिनका नाम नहीं लेता मैं, उनको फ़ायदा होगा। अब ये लोगों को सोचना है कि इस तरह की तंजीमों को लगाम कैसे लगाई जाए जो हम लोगों के काम को नुकसान पहुंचाते हैं, और इन लोगों को आरएसएस तो क्या जो इतने बड़े बड़े वकील किए जाते हैं, इतना ह्यूज अमाउंट उनको एक हियरिंग पर दिया जाता है, तो क्या वो नहीं समझाते कि नीचे से आना चाहिए, अगर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये हो जाएगा? तो बड़े बड़े वकीलों के बारे में बड़े बड़े जजेस तक कह चुके हैं। एक जो बाबरी मस्जिद का गोगोई साहब ने जो जजमेंट दिया था, उन बड़े बड़े वकीलों के बारे में उनके इंटरव्यूज़ देख लें, उनको दलाल बोल चुके हैं हमारे गोगोई साहब भी। तो उनको क्या नुकसान है? एक तो वो जो वीकर सेक्शन से, ख़ास तौर पे मुसलमानों के चैंपियन बन गए, बिना मतलब हर केस हारने के बाद भी चैंपियन बन जाते हैं। मोटी मोटी फीसें भी मिल जाती हैं उन्हें, राज्यसभा भी मिल जाती है क्योंकि वो मुसलमानों का फेस है, मिली ना अभी राज्यसभा। और केसेस 100 आउट ऑफ 100 देख लीजिए, जो मजलूमों के केसेस होंगे वो 100 आउट ऑफ 100 उनका रिकॉर्ड है, हमसे बरक्स। और जो कॉरपोरेट के केसेस हैं, जो वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, दलालों के केसेस जो करते हैं, उसमें उनका अच्छा इतना रिकॉर्ड आता है। तो ये क्या वजह है? इसमें समझ में नहीं आती लोगों के बात कि एक वकील जो अच्छा वकील है, जिसे चीफ जस्टिस तक दलाल कह चुके हैं, और मैं एक ही का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, तो वो कहते हैं कि जजों से सेटिंग करते हैं, तो उनके रिजल्ट जब वो अडानी, अंबानी या ऐसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके लिए तो बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। जब वो इस तरह के केसेस में पेश होते हैं तो उनकी 100 आउट ऑफ 100 केसेस में शिकस्त होती है। तो ये क्या है?
इतनी समझ तो कम से कम होनी चाहिए। और जो लोग उन्हें एंगेज करते हैं, क्योंकि हमारे पास आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। पहले हमें नीचे से, बाबरी मस्जिद में आपने क्रॉस एग्जामिनेशन नीचे से ठीक नहीं किया, आप सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को कर रहे हो। एक तो जो हालात है अभी जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर है, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप भी तो तश्तरी में सजा के देते हो ना हारने के लिए केसेस। हम तो इतने बड़े वकील भी नहीं है, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं खराब होता? हमने कितने मुश्किल से मुश्किल मुकदमे कराए, क्यों? क्योंकि मेरी तो कोई कभी इल्ज़ाम लगता ही नहीं ना मुझ पर, ना आज तक लगाया कि मेरी कोई सेटिंग वेटिंग है। हम तो बल्कि इसलिए हमारे पुराने जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े जो पैसे देने वाले क्लाइंट थे वो हमसे दूर भी इसलिए हो गए कि हमारी इतनी ज़्यादा सरकारों से जद्दोजहद चल रही है। हम तो लड़के केस जीतने वाले हैं, तो वो तो सबसे मुश्किल काम होता है। तो उन मुश्किल कामों में भी हमारा रिजल्ट इतना अच्छा क्या होता है, मैं ये अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये बड़े वकील ना भी किए जाएंगे, रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं ना, और इनके साथ इनको करने के लिए सारे रिजल्ट ख़राब होते हैं। असली चीज़ है कि आपने अपनी सही तैयारी की, नीचे से तैयारी की, ऊपर तक तैयारी की कि नहीं की। एक बात, क्या आपका मकसद आरएसएस और बीजेपी को मदद करना है, उसके लिए आप केसेस डाल रहे हैं? क्या आपका मकसद ये है कि हमें अपने लोगों को और जो मुद्दे आज देश में उठते हैं, जो अत्याचार जुल्म होते हैं, उसको रोकने की मंशा से केस डालने? तो हम तो कभी नहीं कहेंगे सुप्रीम कोर्ट सीधे जाओ, नीचे से चलना पड़ेगा ना ऊपर, वो नहीं करेंगे कभी भी। तो क्या कहेंगे जो कल पिटीशन डाली गई है, वो पूरी प्लान डाली गई है, क्या वसीम रिजवी ने खुद डलवाई है? फ़ायदा तो वसीम रिजवी को ही हुआ है ना। अब आप इतने समझदार, आपके दर्शक भी हैं और आप भी हैं। हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, और वसीम रिजवी का बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब जब वो हम उनकी बेल डिसमिस कराने के लिए आर्ग्यू करेंगे, अब 9 तारीख को आ रही है, तो हमें एक पहले ही पहाड़ जितनी चढ़ाई करनी पड़ती है, अब 10 गुना ऊंचा पहाड़ हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है, नुकसान है, आप लोगों को देखना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को कॉर्नर ज़रूर करना चाहिए जो हर बात पे सुप्रीम कोर्ट कूद के चले जाते हैं, वो नुकसान करते हैं, हर बार तमाचा खा के वापस आते हैं, लेकिन फिर भी हर बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हम लोगों को बड़ा धक्का लगता है, हमारी सारी मेहनतों पे पानी फिर जाता है 1 मिनट। इसमें आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खेल चंदे का है। नहीं, चंदा तो है ही ना। अब इतने बड़े वकील करेंगे, वो तो करोड़ों फीस लेते ही हैं, सबको पता है, उनकी है ही फीस इतनी करोड़ों में, तो बड़ा जस्टिफाई हो जाता है। अब अगर आप देश विदेश से पैसे मांगेंगे, तो अगर ये कहेंगे जी हम महमूद प्राचा साहब को वकील कर रहे हैं या विल्फर्स XYZ को कर रहे हैं, तो महमूद प्राचा साहब तो ऐसे केस फ्री लड़ देंगे, तो आप चंदा किस बात का? ठीक है, दूसरे भी वकील करेंगे तो वो जायज़ फीस लेंगे, तो फिर ये करोड़ों रुपए का चंदे की कहाँ ज़रूरत आ गई? तो चंदा जस्टिफाई करना एक रीज़न है, और आरएसएस और बीजेपी के ये एजेंट्स हैं, ये दूसरा रीज़न है। तो इनके तो दोनों हाथों में लड्डू आ जाते हैं ना। आरएसएस और बीजेपी की भी जी हुजूरी हो गई कि देखो हमने आपके कहने पे अपनी कम्युनिटी का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, तो उनसे भी फ़ायदा। कोई गाय भगाए जो पेट्रोल पंप ये वो, इतना ही तो फ़ायदा उठाते हैं। कौन से हमारे मौलानाओं ने अडानी की तरह कौन सा रिचेस्ट आदमी बन गया, एक छोटी सी कोई पेट्रोल पंप, कोई किसी का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। यही तो इनकी, क्या बोलूँ, किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँ? कल की पिटीशन में 2 चीज़ें अहम थी। एक तो गिरफ्तारी से साफ इनकार कर दिया, दूसरी बात जो उनकी किताब है उस पर पाबंदी लगाने से साफ इनकार कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, इससे बड़ा नुकसान हम लोगों का क्या हो सकता था? अब पाबंदी लगवाने की जगह सुप्रीम कोर्ट है क्या? पाबंदी लगाने की जगह सुप्रीम कोर्ट है। ये हमारे जो आलिम हैं उनको नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो ये इस काम में पड़ते ही क्यों हैं? या मैजिस्ट्रेट की अदालत है उस सूरत में जब पुलिस FIR नहीं कर रही है, मैजिस्ट्रेट, सेशंस जज, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है ना कहीं, सीधे ही सुप्रीम कोर्ट, मतलब आखिरी दरवाज़ा ही बंद कर दिया, नीचे के तो ऑटोमेटिक सारे बंद करा दिए ना। अब ये साजिश है, इसे समझना पड़ेगा। और ये कोई एक तंजीम का काम नहीं है, हमारी ज़्यादातर तंजीमें जो नोन है और उनके टॉप लीडरशिप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे की हमारी जनता, हमारे आलिम, वो ईमानदारी से, शराफत से, ईमान से काम करना चाहते हैं, बहादुरी से काम करना चाहते हैं, भारत के संविधान के तहत काम करना चाहते हैं। हमारे ऊपर के जो लोग हैं उनको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, वरना एक तरह से हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्रिया महमूद प्राचा हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि वसीम रिजवी वाले मामले में कल जो एक पिटीशन डाली गई थी लखनऊ की एक तंजीम के ज़रिए, उससे बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर, इस केस को लेकर नुकसान पहुंचा है, और शायद अगली सुनवाई में वसीम रिजवी के जो वकील हैं वो इस केस का जिक्र करके उसका
पूरी तरह से फ़ायदा उठाने की न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि फ़ायदा उनको मिल सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।